अब हम शुरू करते हैं मराठा एम्पायर के राइज के फाउंडेशनल एनालिसिस से। देखो, किसी भी एम्पायर का राइज सिर्फ एक राजा की ब्रेवरी पर नहीं होता। उसके पीछे ज्योग्राफी और सोशल स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहां पर फोकस करो। ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म। महाराष्ट्र का जो टेरेन है, स्पेशली सह्याद्रीज और वेस्टर्न घाट्स, वो फ्लैट प्लेन्स नहीं है लाइक द गैंजेटिक बेसिन। ये एक रॉकी टेरेन है। इसका इम्प्लीकेशन क्या है? थिंक डीपली हियर। रॉकी टेरेन मीन्स रिसोर्सेज की कमी। एग्रीकल्चर डिफिकल्ट है। दिस स्कैर्सिटी क्रिएटेड अ वेरी टफ हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन। नेचुरल हार्डनेस आ गई लोगों में। और डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये हिल्स नेचुरल फोर्ट्स बन गए। लार्ज इन्वेडिंग आर्मीज लाइक द हेवी मुगल कैवलरी यहाँ ज्योग्राफिकल ट्रैप में फंस जाती थी। सो ज्योग्राफी ने मराठास को एक डिफेंसिव एडवांटेज दिया बाय डिफॉल्ट। सेकंड फैक्टर देखो, सोशल बेस। उस समय भक्ति मूवमेंट पीक पर था विद सेंट्स लाइक तुकाराम एंड रामदास। व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली? क्योंकि भक्ति मूवमेंट ने कास्ट बैरियर्स को डाइल्यूट किया। महाराष्ट्र धर्म का कॉन्सेप्ट आया जिसमें सब एक मराठा आइडेंटिटी के अंडर यूनाइट हुए। पॉज, समझो इसको। जब सोशल डिविजन्स कम होते हैं तो मास मोबिलाइजेशन फॉर वॉर इजी हो जाता है। शिवाजी यूज्ड दिस सोशल यूनिटी टू बिल्ड एन आर्मी नॉट ऑफ मर्सनरीज बट ऑफ पेट्रियट्स कमिटेड टू स्वराज्य। तीसरा फैक्टर है पॉलिटिकल वैक्यूम। साउथ में अहमदनगर और बीजापुर सुल्तनट्स डिक्लाइन कर रहे थे ड्यू टू मुगल प्रेशर एंड इंटरनल फाइट्स। इस केओस ने शिवाजी को एक ब्रीदिंग स्पेस दिया टू असर्ट अथॉरिटी। अगर वहां स्ट्रॉन्ग स्टेबल एम्पायर्स होते तो मराठा राइज मुश्किल होता। अब आते हैं गनीमी कावा पर। यह टर्म बहुत क्रिटिकल है। इट एम्प्लाइज गुरिल्ला वॉरफेयर। शिवाजी के पास स्टार्टिंग में हैवी आर्टिलरी या बड़ी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी, तो उन्होंने वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदला। कैसे? बाय यूजिंग लाइट कैवलरी। मुगल आर्मी हैवी थी, स्लो थी। मराठास लाइट थे, फास्ट थे। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, हिट एंड रन। सप्लाई लाइंस काटो, एनिमी को हिली एरियाज में ल्योर करो और फिर एम्बुश करो। विजुअल 2 में देखो, पहले एम्बुश, फिर स्विफ्ट स्ट्राइक और तुरंत रिट्रीट। दे नेवर फॉट अ पिच्ड बैटल ऑन प्लेन ग्राउंड अनलेस नेसेसरी। इस स्ट्रैटेजी का कोर गोल क्या था? एनिमी को एग्जॉस्ट करना, डिफीट करना नहीं। एम्फसिस, एनिमी को इतना परेशान कर दो कि वो सरेंडर कर दे। दिस क्रिएट्स अ साइकोलॉजिकल फियर। तो मराठा एम्पायर का राइज कॉम्बिनेशन था ज्योग्राफी, फोर्ट्स, सोशल यूनिटी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर गनीमी कावा का। क्लियर है कनेक्शन? अब हम शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री आर्किटेक्चर को डिकोड करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स सिर्फ नेम्स रट लेते हैं, पर हमें सिस्टम का लॉजिक समझना है। शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर था एनलाइटेंड डेस्पोटिज्म। इसका मतलब है किंग सुप्रीम अथॉरिटी है, पर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, अपने शौक के लिए नहीं। इस सिस्टम का बैकबोन था अष्टप्रधान मंडल, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। यहां ध्यान दो, ये आज की कैबिनेट जैसा नहीं था जहां डिसीजंस बाइंडिंग होते हैं। ये प्योरली एडवाइजरी बॉडी थी। किंग सुनेगा सबकी, करेगा अपने मन की। सबसे टॉप पर पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर था, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। आमत्य फाइनेंस देखता था। इंपॉर्टेंट यह है कि पंडित राव यानी रिलीजियस और न्यायाधीश यानी जस्टिस को छोड़कर बाकी सभी मिनिस्टर्स को मिलिट्री कमांड भी संभालनी पड़ती थी। यहां ध्यान दो, दिस एंश्योर्ड कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को ग्राउंड रियलिटी और वॉर का एक्सपीरियंस हो। सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूज था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म देखो, रैयतवारी फोकस और अबॉलिशन ऑफ जागीरदारी। मुगल सिस्टम में जागीरदारी थी, जहां ऑफिसर्स को लैंड रेवेन्यू राइट्स मिलते थे। इससे ऑफिसर स्ट्रांग हो जाता था और किंग वीक। शिवाजी ने इसे टोटली डिसमेंटल कर दिया। ही सेड नो जागीर्स, ओनली कैश सैलरीज। सोल्जर्स और ऑफिसर्स को डायरेक्ट स्टेट ट्रेजरी से पैसा मिलता था। इसका इंपैक्ट लॉयल्टी किंग के प्रति रही, लोकल फ्यूडल लॉर्ड के प्रति नहीं। रेवेन्यू कलेक्शन भी डायरेक्ट रैयत यानी फार्मर से होने लगा। मिडिलमैन हट गए। इससे स्टेट की इनकम बढ़ी और एक्सप्लॉयटेशन कम हुआ। अब फोर्ट सिस्टम पर आओ। विजुअल में देखो, फोर्ट्स सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं थीं, ये पावर सेंटर्स थे। 240+ फोर्ट्स। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है इनका मैनेजमेंट। एक फोर्ट पर कभी एक सिंगल कमांडर नहीं होता था। शिवाजी ने 3 ऑफिसर कमांड सिस्टम लगाया, हवलदार, सबनिस और कारखानीस। ये तीनों अलग अलग कास्ट और रीजन से होते थे।
वाई? ताकि कोई एक ऑफिसर रिबेलियन न प्लान कर सके। दे एक्टेड एज चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन ईच अदर। ट्रीजन प्रिवेंशन का ये मास्टर स्ट्रोक था। आर्मी में भी डिस्टिंक्शन था। बर्गर्स यानी स्टेट ओन्ड हॉर्सेस एंड वेपन्स और सिल्हादार्स यानी सेल्फ इक्विप्ड। शिवाजी प्रेफर्ड बर्गर्स क्योंकि उन पर स्टेट का डायरेक्ट कंट्रोल था। सेंट्रलाइजेशन ही की थी शिवाजी की पावर की। ही न्यू कि अगर डिसेंट्रलाइज किया तो एम्पायर टूट जाएगा। So the entire system was designed to keep power concentrated in the hands of the Chhatrapati while ensuring efficiency through cash payments and checks and balances. समझ आया लॉजिक? Let's move to the economic backbone, the Maratha revenue system. किसी भी आर्मी को चलाने के लिए पैसा चाहिए और डेक्कन का टेरेन रॉकी था। वहाँ एग्रीकल्चर सरप्लस मुगल एरियाज जैसा नहीं था। इसलिए शिवाजी ने एक बहुत यूनिक फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप किया। पहले इंटरनल असेसमेंट को देखो। शिवाजी ने मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज किया। पहले रस्सी से जमीन नापते थे, जो बारिश में श्रिंकिंग या स्ट्रेचिंग की वजह से इनएक्यूरेट हो जाती थी। शिवाजी ने काठी यानी मेजरिंग रॉड इंट्रोड्यूस की। ये एक सिंपल चेंज लगता है, पर इसने एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी ला दी। फार्मर्स को पता था एग्जैक्टली कितनी जमीन है और कितना टैक्स देना है। लैंड को प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्लासिफाई किया और टैक्स फिक्स किया 30 to 40% ऑफ प्रोड्यूस पर। यह मॉडल मलिक अंबर यानी अहमदनगर के सिस्टम से इंस्पायर्ड था। लेकिन असली गेम चेंजर था एक्सटर्नल रेवेन्यू यानी चौथ और सरदेशमुखी। यह स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से समझो। मराठास ने टेरिटरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक स्वराज्य यानी अपना किंगडम डायरेक्ट रूल और दूसरा मुगलई यानी नेबरिंग एनिमी टेरिटरी। स्वराज्य से स्टैंडर्ड लैंड टैक्स आता था, लेकिन मुगलई इलाकों से मराठास दो टैक्सेस डिमांड करते थे। फर्स्ट इज चौथ 1/4 और 25%। ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन मनी था। मराठास नेबर रूलर से कहते थे, हमें रेवेन्यू का 25% दो, बदले में हम तुम पर रेड नहीं करेंगे और किसी तीसरे फॉरेन पावर से भी तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक तरह का मिलिट्री ट्रिब्यूट था। सेकेंड इज सरदेशमुखी, एडिशनल 10%। ये शिवाजी का लीगल हेरिडिटरी क्लेम था। ही क्लेम्ड टू बी द हेरिडिटरी सरदेशमुख ऑफ द डेक्कन। तो ये उनका हक यानी राइट माना जाता था। तो टोटल डिमांड हुई 35% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम आउटसाइड टेरिटरीज। नाउ लेट्स एनालाइज द इम्प्लीकेशन। इसका इकोनॉमिक लॉजिक क्या है? डेक्कन में रिसोर्सेज कम थे, तो मराठास ने अपनी ह्यूज आर्मी को फंड करने के लिए रिसोर्स रिच एरियाज लाइक मुगल प्रोविंसेस से एक्सट्रैक्ट किए, बिना उन्हें डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए। दे एक्सट्रैक्टेड वेल्थ विदाउट द हेडेक ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक रिसोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म था फ्रॉम रिच प्लेन्स टू द रॉकी डेक्कन। इस मॉडल ने मराठा एक्सपेंशन को फ्यूल किया विदाउट बर्डनिंग देयर ओन पेजेंट बेस एक्सेसिवली। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। चौथ वॉज मिलिट्री और पॉलिटिकल ब्लैकमेल एंड सरदेशमुखी वॉज अ लीगल हेरिडिटरी क्लेम, राइट? अब हम एंटर कर रहे हैं पेशवा डोमिनेंस के एरा में। यहाँ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह बदल गया। स्लाइड के विजुअल 2 को देखो। बैलेंस शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम छत्रपति सतारा टू पेशवा पुणे। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ 1713 टू 1720। इन्होंने केओस के बाद शाहू महाराज को थ्रोन पर स्टेबलाइज किया। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी 1719 ट्रीटी विद मुगल्स सैयद ब्रदर्स। इस ट्रीटी ने मराठास को लीगली डेक्कन के 6 प्रोविंसेस से चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट दे दिया। मार्क दिस, पहले जो चीज रेट करके ली जाती थी, अब वो लीगल राइट बन गई। मुगल्स एक्सेप्टेड मराठा स्यूजरिनिटी इन साउथ। फिर आए बाजीराव वन 1720 टू 1740, द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशनिस्ट। उनका विजन क्लियर था, स्ट्राइक एट द ट्रंक दिल्ली, ब्रांचेस विल फॉल ऑफ देमसेल्व्स। उन्होंने हिंदू पदपदशाही यानी हिंदू एम्पायर का आइडियल दिया टू यूनाइट चीफ्स। ही शिफ्टेड फोकस फ्रॉम डेक्कन टू नॉर्थ इंडिया, मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड। यहाँ विजुअल 3 देखो, बैटल ऑफ पालखेद। ये मिलिट्री हिस्ट्री का मास्टरपीस है। निजाम के पास हैवी आर्टिलरी थी। बाजीराव ने निजाम को ओपन बैटल दिया ही नहीं, उन्होंने अपनी फास्ट कैवलरी से निजाम को हिली टेरेन में घुमाया, उसकी सप्लाई लाइंस काट दी और बिना एक गोली चलाए निजाम को वाटर स्केर्स एरिया में सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दिस इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिफीटिंग अ सुपीरियर फोर्स यूजिंग प्योर मोबिलिटी एंड ज्योग्राफी। उसके बाद बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब आए।
अंडर हिम मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ अटक इन पंजाब। लेकिन एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हुआ, संगोला अग्रीमेंट 1750। इस अग्रीमेंट से किंग छत्रपति बन गए फिगर हेड यानी नाम मात्र के राजा, और सारी रियल पावर लीगली पेशवा के पास आ गई। कैपिटल शिफ्ट हो गई सतारा से पुणे। यहां एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट नोट करो, शिवाजी के टाइम सिस्टम सेंट्रलाइज था, पेशवा के टाइम एक्सपेंशन इतना फास्ट हुआ कि पुणे से सब कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए कन्फेडरेसी के रूट्स डेवलप होने लगे। सिंधियाज, होलकर्स को सेमी इंडिपेंडेंस मिलने लगी टेरिटरीज मैनेज करने के लिए। While this allowed rapid expansion, it also sowed the seeds of decentralization, जो बाद में weakness बन गई। बाजीराव I was a warrior, नाना साहिब was an administrator emperor। डिफरेंस समझ आना? पहले सर्वाइवल, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक्सपेंशन और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफर ऑफ पावर। अब हम बात करेंगे मराठा कन्फेडरेसी के स्ट्रक्चर की। ये वर्ड कन्फेडरेसी का मतलब क्या है? इट मीन्स अ लूज यूनियन ऑफ स्टेट्स। शिवाजी का सिस्टम सेंट्रलाइज था, पिरामिड शेप्ड, लेकिन 18th सेंचुरी तक एम्पायर इतना फैल गया फ्रॉम तमिलनाडु टू पेशावर कि एक जगह पुणे से कंट्रोल करना नामुमकिन था। प्रैक्टिकल नेसेसिटी की वजह से सिस्टम डिसेंट्रलाइज हुआ। विजुअल 2 देखो, कंपैरिजन। शिवाजी के टाइम किंग टॉप पे था, कन्फेडरेसी एरा में स्ट्रक्चर राउंड टेबल जैसा हो गया। पेशवा हेड थे, प्राइमस इंटर पार्स, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, पर बाकी सरदार्स भी पावरफुल थे। ये 5 पिलर्स थे। 1. पेशवा, पुणे से, सेंट्रल अथॉरिटी। 2. सिंधिया, ग्वालियर से, नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स कंट्रोल करते थे। 3. होलकर, इंदौर से, मालवा रीजन, सिंधिया के राइवल्स। 4. गायकवाड़, बरोड़ा से, गुजरात का वेल्दी रीजन। 5. भोसले, नागपुर से, ईस्ट इंडिया यानी ओडिशा और बंगाल फ्रंटियर संभालते थे। सिस्टम कैसे काम करता था? रेवेन्यू मिलिट्री एक्सचेंज। पेशवा इन सरदार्स को सनद देते थे कि जाओ इस टेरिटरी को जीतो और टैक्स कलेक्ट करो। बदले में सरदार्स को रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा रखने की छूट थी टू मेंटेन देयर ओन स्टैंडिंग आर्मीज, और एक हिस्सा पेशवा को भेजते थे एज ट्रिब्यूट। क्रिटिकल एनालिसिस। ये मॉडल शॉर्ट टर्म में ब्रिलियंट था। मराठा फ्लैग तेजी से पूरे इंडिया में फैल गया क्योंकि हर सरदार अपने एक्सपेंशन के लिए मोटिवेटेड था। बट लॉन्ग टर्म में ये डिजास्टर बना। क्यों? बिकॉज लॉयल्टीज शिफ्ट हो गई। सरदार पेशवा के बजाय अपनी डायनास्टिक पावर बढ़ाने लगे। इंटरनल फ्रिक्शन शुरू हो गई, स्पेशली सिंधिया वर्सेस होलकर। ये राइवलरी इतनी बढ़ गई कि जब कोई बड़ा फॉरेन थ्रेट आया, लाइक अब्दाली और ब्रिटिश, तो ये सरदार यूनाइट होकर नहीं लड़ पाए। कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म फेल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जब पानीपत की लड़ाई हुई तो कई सरदार्स ने फुल्ली कोऑपरेट नहीं किया या लेट पहुंचे। This fragmentation is the classic problem of a confederacy model. It creates rapid expansion but lacks cohesive strength in crisis. समझ रहे हो? सेंट्रल कंट्रोल लूज होने से एम्पायर पावरफुल तो दिखता है, पर अंदर से खोखला हो जाता है। This brings us to the turning point of 18th century India, Third Battle of Panipat, 1761. इस इवेंट ने डिसाइड किया कि इंडिया पर कौन नहीं राज करेगा। पहले कॉजेस समझो। मराठास ने रघुनाथ राव के अंडर पंजाब तक एक्सपेंशन किया और अहमद शाह अब्दाली के बेटे तिमूर शाह को लाहौर से भगा दिया। दिस डायरेक्टली चैलेंज द अफगान एम्पायर। अब्दाली वापस आया बदला लेने। साइमल्टेनियसली इंडिया में इंटरनल बिट्रेयल हुआ। रोहिला चीफ नजीबुद्दौला ने अब्दाली को इनवाइट किया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ सेविंग इस्लाम। मराठास आइसोलेटेड हो गए। उन्होंने राजपूत्स और जट्स, सूरजमल को एलियनेट कर दिया था अपने अग्रेसिव टैक्स कलेक्शन चौथ की वजह से। सो इन नॉर्थ इंडिया मराठास वर फ्रेंडलेस। अब बैटल स्ट्रैटेजी देखो। मराठा आर्मी को लीड कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ। यहां सबसे बड़ी टैक्टिकल ब्लंडर हुई। मराठास की स्ट्रेंथ थी मोबिलिटी, गुरिल्ला वॉर, लेकिन भाऊ ने एंट्रेंच्ड वॉरफेयर चूज किया। वो एक जगह रुक गए और डिफेंसिव सर्कल यानी हॉलो स्क्वायर बना लिया। अब्दाली ने क्या किया? उसने मराठास की सप्लाई लाइंस काट दी। विजुअल में नो फूड फॉडर देखो। मराठा कैंप में स्टार्वेशन फैल गया। सोल्जर्स और एनिमल्स भूख से मरने लगे। जब हालत इनटॉलरेबल हो गई तब उन्हें मजबूरी में एम्प्टी स्टमक लड़ने बाहर आना पड़ा। सीरियस टोन। भूखे पेट लड़ाई नहीं होती।
अब्दाली के पास जंबूरक यानी कैमल स्विवल गन्स थी जो मोबाइल आर्टिलरी थी, जबकि मराठा हैवी आर्टिलरी मड में स्टक हो गई। रिजल्ट वॉज अ टोटल राउट। पेशवा का बेटा विश्वास राव और कमांडर सदाशिवराव भाऊ मारे गए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? 1. पॉलिटिकल वैक्यूम। मराठा एक्सपेंशन नॉर्थ में 10 साल के लिए रुक गया। 2. साइकोलॉजिकल ब्लो। मराठा इनविंसिबिलिटी का मिथ टूट गया। 3. राइज ऑफ ब्रिटिश। ये सबसे क्रिटिकल लिंक है। विजुअल देखो। जिस समय 1761 में मराठास पानीपत के ब्लीड कर रहे थे, ठीक उसी पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में कंसोलिडेट कर रही थी, पोस्ट बैटल ऑफ प्लासी 1757। पानीपत में मराठास को वीकन कर दिया, जिससे ब्रिटिश को बंगाल से नॉर्थ इंडिया एक्सपैंड करने का गोल्डन चांस मिल गया बिना किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के। हिस्टोरियंस कहते हैं कि पानीपत डिड नॉट डिसाइड हु रूल्ड इंडिया बट हु वुड नॉट रूल इंडिया। मराठास का रास्ता साफ हो गया और ब्रिटिश पावर राइज हुई। लॉजिकल चेन क्लियर है? आइसोलेशन, स्ट्रेटेजिक एरर, सप्लाई कट, डिफीट, ब्रिटिश अपॉर्चुनिटी। नॉर्थ में जब ये टर्मोइल था, पंजाब में एक नई पावर राइज हो रही थी, द सिख्स। इनका एवोल्यूशन बहुत फैसिनेटिंग है, फ्रॉम रिलीजियस डिवोटीज टू अ मिलिट्री एम्पायर। पोस्ट 1715 आफ्टर बंदा बहादुर सिख्स पर बहुत परसिक्यूशन हुआ। सर्वाइवल के लिए वो छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज हुए जिन्हें जत्थास कहा गया। धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइज होकर 12 मिसल्स या कन्फेडरेसीज बन गए। इनका स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक था। दल खालसा यूनिफाइड मिलिट्री बॉडी थी। पॉलिटिकल डिसीजंस सरबत खालसा जनरल असेंबली में लिए जाते थे अमृतसर में थ्रू गुरमता रेजोल्यूशन। ये एक रिलीजियस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी। रेवेन्यू के लिए इन्होंने राखी सिस्टम स्टार्ट किया। ये मराठा चौथ जैसा ही था। विलेजेस पे 20% प्रोड्यूस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लोकल जमींदार्स एंड मुगल्स। इसने उन्हें इकोनॉमिक बेस दिया। इस क्योटिक मिसल सिस्टम को कंसोलिडेट किया रंजीत सिंह ने सुकरचकिया मिसल। ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799। उनका एडमिनिस्ट्रेशन सेक्युलर था और उन्होंने मॉडर्नाइजेशन पर फोकस किया। उनकी आर्मी फौज एक खास एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी मानी जाती थी आफ्टर EIC। वाई? बिकॉज ही हायर्ड यूरोपियन ऑफिसर्स वेंचुरा एलार्ड टू ट्रेन सिख्स इन वेस्टर्न ड्रिल एंड आर्टिलरी। ही न्यू कि ट्रेडिशनल ब्रेवरी काफी नहीं है, डिसिप्लिन और टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट था ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 विथ ब्रिटिश मेटकाफ। विजुअल मैप देखो। सतलज रिवर बाउंड्री बन गई। ब्रिटिश ने कहा, सतलज के ईस्ट में मत आना, से सतलज स्टेट्स हमारे हैं, वेस्ट में जो करना है करो। इसकी स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन थी, इस ट्रीटी ने रंजीत सिंह का रास्ता ईस्ट दिल्ली या गैंजेटिक प्लेन्स की तरफ ब्लॉक कर दिया। ही वॉज फोर्स्ड टू एक्सपैंड नॉर्थ, कश्मीर, लद्दाख एंड वेस्ट, पेशावर, मुल्तान। इसका रिजल्ट ये हुआ कि रंजीत सिंह ने इंडिया के लिए एक नेचुरल बफर क्रिएट कर दिया अगेंस्ट अफगान इन्वेजन्स। जो खाइबर पास सदियों से इन्वेजन रूट था, वहां अब रंजीत सिंह का पहरा था। दिस चेक्ड द हिस्टोरिक एंट्री पॉइंट ऑफ इन्वेडर्स। So, the Treaty of Amritsar effectively shaped the modern boundaries of Northwest India and Pakistan. समझे? एक तरफ ब्रिटिश कंटेनमेंट, दूसरी तरफ अग्रेसिव मॉडर्नाइजेशन। फाइनली हम साउथ इंडिया के पावर ब्लॉक्स पर आते हैं। हैदराबाद एंड मैसूर दोनों मुगल सक्सेसर स्टेट्स थे, पर उनका नेचर बिल्कुल अलग था। पहले हैदराबाद, ये इस्टेब्लिश किया निजामुल मुल्क आसिफ झा ने 1724 में। He defeated the Mughal governor but never formally declared independence. He ruled as a viceroy. हैदराबाद की पॉलिसी हमेशा सर्वाइवल वाया डिप्लोमेसी रही। जब कर्नाटिक वॉर्स यानी ब्रिटिश वर्सेस फ्रेंच हुए, हैदराबाद पॉलिटिक्स का सेंटर बन गया। नासिर जंग वर्सेस मुजफ्फर जंग। अल्टीमेटली निजाम बिकेम द फर्स्ट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस विद ब्रिटिश। उन्होंने सॉवरेनिटी सरेंडर करके सर्वाइवल चुना। कॉन्ट्रास्ट दिस विथ मैसूर, द टाइगर। यहां कहानी रेजिस्टेंस की है। हैदर अली, एक ऑर्डिनरी सोल्जर, रोज टू पावर इन 1761। उन्होंने वोडिया डायनेस्टी से पावर छीनी। उनका फोकस था मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। दिंडीगुल में उन्होंने फ्रेंच हेल्प से मॉडर्न आर्सेनल बनाया। लेकिन असली थ्रेट ब्रिटिश के लिए थे टीपू सुल्तान। Why was he called the Tiger? Not just for bravery, but for his economic and military innovation.
टीपू ट्रेडिशनल किंग नहीं थे। ही इंट्रोड्यूस्ड स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट ट्रेडिंग बोर्ड बनाया, जागीरदारी खत्म की, सेरिकल्चर इंट्रोड्यूस किया। ही ट्राइड टू बाईपास यूरोपियन मर्चेंट्स। टेक्नोलॉजिकली ही वॉज अ पायोनियर ऑफ माइसोर रॉकेट्स। विजुअल देखो, उन्होंने बैम्बू की जगह आयरन केसिंग्स यूज किए। आयरन चेंबर हाई प्रेशर होल्ड कर सकता है, इसीलिए गन पाउडर ज्यादा फोर्स से निकलता है और रेंज 2 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये दुनिया के पहले वेपनाइज्ड मेटल रॉकेट्स थे, जो बाद में ब्रिटिश ने कॉपी करके कॉन्ग्रीव रॉकेट्स बनाए। Diplomatically, Tipu was way ahead of his time. He joined the Jacobin Club, French Revolution, planted the Tree of Liberty, and sought alliances with Napoleon and Turkey against the British. यही वजह थी कि ब्रिटिश टीपू से सबसे ज्यादा नफरत करते थे और डरते थे। मराठास और निजाम के साथ ब्रिटिश खेल सकते थे, पर टीपू एक आइडियोलॉजिकल और मॉडर्न मिलिट्री थ्रेट था। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लगे उन्हें खत्म करने के लिए। टीपू डाइड फाइटिंग इन 1799 एट सरिंगापत्तनम। कॉन्ट्रास्ट क्लियर है? हैदराबाद निजाम इक्वल्स ट्रेडिशनल डिप्लोमैटिक सर्वाइवल, मैसूर टीपू इक्वल्स मॉडर्न इकोनॉमिक इनोवेटर, अनयील्डिंग रेजिस्टेंस। इसीलिए टीपू की डिफीट के बाद ब्रिटिश पावर साउथ में अनचैलेंज्ड हो गई। लेक्चर कंक्लूड्स हियर। हमने देखा कैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मिलिट्री इनोवेशन ने इन पावर्स को शेप किया। कीप दीज कॉजल चेन्स इन माइंड। गुड लक।